हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम की डेट पास में आती है तो हम लोग काफ़ी घबराने लगते हैं, हताशा से भर जाते हैं। पर इसी समय पर मुझे जावेद अख्तर साहब का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर याद आता है कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा हार हताशाओं से गुजरते हैं, फेलियर से गुजरते हैं, उनको ज़िंदगी इतना कुछ सिखा देती है कि जब उन्हें कामयाबी मिलती है तो फिर सारा जहान उनके सामने नतमस्तक होता है। तो आप ये भूल जाइए कि नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप बस ये याद रखिए कि जिस सफ़र में आप निकले, इस सफ़र से आप प्यार कर लेंगे तो मंजिल एक ना एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमती है। और उस समय जो आनंद आता है, जो मजा आता है, वो इसी संघर्ष का नतीजा होता है। ठीक है, तो टेंशन मत ले। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और आपको अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है इसी दिशा में कि विच आर्टिकल डील्स विद इंटर स्टेट काउंसिल। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर राज्य परिषद के गठन के बारे में हमें बताता है? तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर है 263। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या है जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताता है। इसके साथ साथ हमें क्या याद रखना है? इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि जो इसके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं भाई साहब प्रधानमंत्री जी। तो अभी भाइयों बहनों, मैं ही इसका चेयरमैन हूं, मतलब मोदी साहब ऐसा कह रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में, ठीक है, बात करता है? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर है क्या? आर्टिकल नंबर है 40। तो ये बात हमें याद रख के जानी है। मतलब ये एक प्रकार का डीपीएसपी है। डीपीएसपी जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अगर कानून बनाते समय राज्य डीपीएसपी का उल्लंघन करे तो आप उसके खिलाफ कोर्ट का, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। डीपीएसपी कहां से लिए हैं? डीपीएसपी हमने लिए हैं आयरलैंड से। बात पता थी तुम्हें? पता थी तो बहुत अच्छा है, नहीं पता थी तो तैयारी थोड़ी कमजोर है, थोड़ा कस के तैयारी करो। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो दोस्तों, ये बताया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 129 में कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो अभिलेख न्यायालय है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बाय चांस सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट पास किया और आप उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को नहीं मानते हो, उसके खिलाफ जाके काम करते हो, तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है और आपको उसकी सजा मिल सकती है। इसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और खाली सुप्रीम कोर्ट ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 215 215 में। तो ये बात भी जरूर याद रख के जानी है हमें। अगला है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है? तो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या, आर्टिकल नंबर है 54। और कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज लाइक पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो कौन कौन हो गए? सारे ही इलेक्टेड हैं, कोई नॉमिनेटेड नहीं है। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, के साथ ही साथ कौन? सारे ही स्टेट्स के एमएलए के साथ, और कौन के साथ? पुडुचेरी और दिल्ली के भी एमएलए। ठीक है, खाली यही दो यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। और अगर आपसे पूछे कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति का होना देश में अनिवार्य है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, तो वो है आर्टिकल 52। अगला सवाल है दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ूं उससे पहले एक हिस्ट्री में आपको ले जाता हूं, इसी सवाल से संबंधित है कि जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो ये कहा गया
कि जो इंग्लिश होगी, जो अंग्रेजी है, वो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए, मतलब 1950 से लेके 1965 तक। और उसके बाद अगर पार्लियामेंट को लगता है कि वो इंग्लिश को ही एज ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ये बात किस में कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 343 सब क्लॉज 3 में। मजा आ रहा है? ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, पर्वत चढ़ना है। अगला सवाल है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो संविधान बनने से पहले देश में लागू होता था पर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो ऐसा कानून निरस्त माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कानून पहले था देश में जो अब मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो ऐसा कानून की कोई भी ताकत नहीं रहेगी। अगला सवाल है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद पार्लियामेंट को, संसद को ये ताकत देता है कि वो आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रोगेट कर सकता है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये आर्टिकल संख्या है 33, अनुच्छेद 33 ये ताकत देता है पार्लियामेंट को। अगला है पुलिस एंड ऑर्डर, पुलिस और व्यवस्था, ये किसका विषय है? तो दोस्तों ये विषय है राज्य का। स्टेट के पास ताकत है इसके ऊपर कानून बनाने की। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यूनियन लिस्ट में अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ये बात भी आपसे पूछी जाती है, जरूर याद रखे जाएं। उसके अलावा अगर कोई ऐसा विषय है जो कि ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, उसके ऊपर ताकत बनाने की पावर किसके पास होती है? उसके ऊपर कानून बनाने की, सॉरी, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ताकत होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। किस कंट्री से हमने रेजिड्यूरी पावर्स का प्रोविजन लिया है ये भी आपको मुझे कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल है किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स का जिक्र है? आपको पता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो आपको क्षमा याचिका आपकी लेकर आपको क्षमा दे सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय कर सकते हैं आपके अपराधों को। तो ये ताकत दी गई है अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में। ठीक है, अलग अलग तरीके की है, रेस्पाइट, रेप्राइव, कम्यूटेशन, अलग अलग प्रकार की है। पर एक बात याद रखना कि जो गवर्नर है वो आपकी डेथ पेनल्टी, मौत की सजा माफ नहीं कर सकता, पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला सवाल है कि जो आरक्षण दिया गया है एससीज को, एसटीज को, कहां पर? लोकसभा में दिया गया है, राज्य की विधानसभाओं में दिया गया है। तो वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, वो बातें किस आर्टिकल में कही गई हैं? तो दोस्तों वो अनुच्छेद संख्या है 330, जहां पे इनको ये आरक्षण दिया गया है, एससी कैंडिडेट्स को और एसटी कैंडिडेट्स को। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 70 सालों से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2019 में खत्म हो रहा था। 2019 में ये रिजर्वेशन वाला जो क्राइटेरिया है ये खत्म हो रहा था, पर फिर सरकार, पार्लियामेंट मतलब 126वां अमेंडमेंट बिल लाई, 126th अमेंडमेंट बिल लाई, जिससे इसको अब 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस ड्यूरेशन को 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, इस रिजर्वेशन को। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल घोट के पी जाना इस बात को। और अभी लोकसभा में एससीज के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और एसटीज के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं। कहां पे रिजर्व रहती हैं सीटें? लोकसभा में और विधानसभाओं में। अगला सवाल है किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल के गठन के बारे में बताया गया है? तो जीएसटी काउंसिल एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 279 ए में। और क्या बातें आपको याद रखनी है? आपको ये बात याद रखनी है कि जो जीएसटी काउंसिल की हेड होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? वो हमेशा होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा इसके हेड होते हैं। उसके साथ ही साथ ये एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
एक और बात, तीसरी बात कौन सी याद रखनी है कि इसमें यूनियन के पास वोटिंग की कितनी पावर है, 1/3, और स्टेट के पास कितनी है, 2/3, 2/3। ये भी बात आपको याद रखकर जरूर जानी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक डिसीजन दिया था कि जो जीएसटी काउंसिल के निर्णय होते हैं वो ना ही राज्यों पर लागू होते हैं ना ही यूनियन पर लागू होते हैं। टोटल सदस्य कितने हैं जीएसटी काउंसिल में, 33 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें कि 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और 31 यूनियन टेरिटरी और स्टेट के। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार जो अंग्रेजी है वो उच्च न्यायालयों की राज्य भाषा होगी, ठीक है, राजभाषा होगी, सॉरी। तो दोस्तों आर्टिकल संख्या है, अनुच्छेद संख्या है 348 सब क्लॉज 1, उसमें ये बात बोली गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजभाषा होगी, वो अंग्रेजी होगी, इंग्लिश होगी। ये बात जरूर आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो स्टेट है ये अनिवार्य है उनके लिए कि वो हर मॉन्यूमेंट को, हर जगह को और हर ऐसी वस्तु को बचाएं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, जो राष्ट्र महत्व रखती है, ऐसी सभी चीजों को उन्हें बचाना है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है 49। अगला सवाल है, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन का प्रावधान है, विच आर्टिकल डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल नंबर है 3, तो ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों आखिरी सवाल, कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना, सुन रहे हो ना, कि कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए, कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों ये बताया गया है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं, एड हॉक जजेस जिनको किसी एक खास मकसद के लिए बस अपॉइंट किया जाता है, वो कौन अपॉइंट करते हैं, वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, पर वो पहले प्रेसिडेंट को कंसल्ट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेते हैं। तो ये बात आपको याद रख के जानी है ये भी। तो दोस्तों ये थे 15 सवाल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, लोगों तक पहुंचाना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछे हैं तुम्हें कसम है उसी बाबू सोना की, ये जरूर उनका जवाब देके जाना। टाटा बाय बाय, राधे राधे, हर